रात के 1 बजे हुए हैं। घर के बाहर 4 लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं, नॉक कर रहे हैं तेजी से। आपने घर के सीसीटीवी फुटेज में देखा। उन 4 लड़कों को आप जानते नहीं हो, क्या आप दरवाजा खोलेंगे? रेगुलर क्राइम है वो, संख्या उसकी घटी है और साइबर क्राइम की संख्या बढ़ी है। रिमेंबर, हर अज्ञात और अनजान को संदेह की दृष्टि से देखें। अवेयरनेस एक बड़ा बिगेस्ट टूल है और इसके माध्यम से हम निश्चित रूप से साइबर क्राइम को खत्म कर सकते हैं। 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है। जब भी आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है आप तत्काल कंप्लेंट करिए। 10 बजे आपके साथ फ्रॉड हुआ और आपने 10 बजे कंप्लेंट कर दी तो अगले मान के चलिए 20-25 मिनट्स में बैक एंड पे एक मैकेनिज्म है कि वो सारे अकाउंट्स होल्ड और फ्री हो जाएंगे, जिसमें आपका पैसा गया तो पैसा वापस मिलने के चांसेज होंगे। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता, ना नए कानून, ना पुराने कानून में, ना IT एक्ट में, ना मेजर एक्ट में, ना माइनर एक्ट में किसी प्रकार का कोई भी डिजिटल अरेस्ट नाम का टर्मिनोलॉजी है नहीं। ये इन्वेंट की है साइबर फ्रॉडस्टर के द्वारा। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी केवल और केवल आपको फिजिकल अरेस्ट करती है, डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी शब्द नहीं है। एक दिन के लिए आपको कोई सुपर पावर मिलता है, पहला काम जो आप करना चाहेंगे? मैं एलन मस्क की जगह लेना चाहूंगा। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है राजेश दंदोटिया जी। राजेश दंदोटिया जी क्राइम ब्रांच के हैं, लेकिन वे साइबर क्राइम के भी एक्सपर्ट हैं। बात करते हैं श्री राजेश दंदोटिया जी से। नमस्कार सर, आपका वेब दुनिया में स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आपने समय दिया बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और वेब दुनिया की पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले आमतौर पर जो पुलिस की छवि जो होती है बड़ी स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है कि वो जो है अपराधियों को ट्रेस करती है, उनको पकड़ती है। लेकिन आपने पिछले कुछ समय से अपनी छवि बदली है। आप लगातार अवेयरनेस कर रहे हैं, लगातार वर्कशॉप कर रहे हैं। कितने वर्कशॉप, कितने सारी अवेयरनेस आपने की है और इसका पर्पस क्या है? देखिए नवीन जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पिछले कुछ दशकों में, अगर 2 से 3 दशकों में पुलिस का और जो जनता के बीच गैप था वो काफ़ी कम हुआ है। कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से लगातार हर स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में इसके प्रयास चले हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग में मध्य प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा काम हुए हैं। और इसमें जहाँ तक मेरा मानना ये है कि आप, क्योंकि जनता के लिए ही पुलिस का एग्जिस्टेंस हुआ है, पुलिस अस्तित्व में आई है, तो जनता के लिए काफ़ी जवाबदेही इंपॉर्टेंट होती है। और जवाबदेही के साथ साथ आपको जनता से जुड़े रहना है, तभी जनता अपनी बात को कह पाएगी। विक्टिम्स तभी रिपोर्ट कर पाएगा जब वो थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होगा। तो ऐसी स्थिति में जनता और पुलिस के बीच में काफ़ी गैप कम हुआ है और मुझे लगता है कि अब काफ़ी अच्छा माहौल बन गया है। लोग बिना डरे, बिना भय के रिपोर्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक ये साइबर फ्रॉड का जो आपका जैसा कहना है, जो कि मैंने लगभग अभी तक 600 प्लस सेशंस कर लिए हैं जी। और ये अवेयरनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अवेयरनेस का ही रोल है। जागरूकता ही आपका बचाव है। अगर आप अवेयर रहेंगे तो लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे, स्वयं सुरक्षित रहेंगे, लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है जनता के बीच जाकर लोगों को अवेयर किया जाए, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेज हो, कोचिंग्स हो, पब्लिक गैदरिंग्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो, और चाहे फिर चौराहे पर हम पेम्पलेट्स बांट रहे हैं या फिर पोस्टर्स लगा रहे हैं, ये सारे इसके पार्ट हैं। चाहे फिर वो मॉल्स में पेम्पलेट्स बांट रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ये सब एक पार्ट है कि किसी तरह से लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए लोगों को साइबर फ्रॉड के बारे में बताया जाए और किस तरह से उसका बचाव करना है। तो अवेयरनेस एक बड़ा बिगेस्ट टूल है और इसके माध्यम से हम निश्चित रूप से साइबर क्राइम को खत्म कर सकते हैं। आप तो सर अगर इंदौर की बात करें तो आप तो साइबर फ्रॉड के जो कैंपेनिंग है उसका चेहरा बन गए। आपको सुपर कॉप कहा जा रहा है, 500 प्लस जो है सारी चीजें की गई है। देखिए, चूंकि मैं क्राइम ब्रांच में हूं तो पहला तो काम ये रहता है कि अवेयरनेस करें हम। दूसरा क्या होता है कि फिर इन्वेस्टिगेशन भी करें। तो अभी आरोपी हम काफी पकड़ते हैं। अभी 2 दिन पहले एक डिजिटल अरेस्ट का एक आरोपी पकड़ा है, जिसको पश्चिम बंगाल से हम लेकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में भी मैं शामिल हूँ। एज एजुकेटर भी मैं लोगों के बीच जाता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं एक कंप्लीट व्यक्ति हूं, क्योंकि या तो लोगों को एजुकेटर मिलेंगे जो सेशंस लेने वाले, या फिर आपको इन्वेस्टिगेटर्स मिलेंगे जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पर मैं इन्वेस्टिगेशन का भी पार्ट हूं और अवेयरनेस कैंपेन का भी पार्ट हूं, तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। चूंकि आप क्राइम ब्रांच को लीड करते हैं, तो साइबर फ्रॉड को लेकर के क्या आपकी कोई एक्सपर्टीज है, तो इसलिए आपको इसका नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा पैशन है बेसिकली। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 2022 में मैंने मार्च में स्टार्ट किया था ये कैंपेन, और मुझे लगता है कि ये जो साइबर क्राइम है, ये इसको अगर आप कंट्रोल करना है तो जागरूकता से कंट्रोल हो सकता है। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं और कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें लोगों ने सुसाइड किया है। तो मुझे लगता है कि अगर उनको ये पता होता है कि साइबर फ्रॉड है तो कभी भी ऐसा नहीं करते। तो साइबर क्राइम अवेयरनेस न केवल एक कैंपेन है बल्कि एक मूवमेंट की तरह है, और अगर इफेक्टिव बचाव यही हो सकता है कि हम लोगों को जागरूक करें। साइबर क्राइम के इधर अगर थोड़ी सी बात करें सर, अगर हम दूसरे जो ट्रेडिशनल क्राइम है उसकी बात करें, तो अगर अभी एक रिपोर्ट देखी कि इंदौर में हर महीने
68 किडनैपिंग के केस, 28 रेप के केस और 20 लूट के मामले और छेड़छाड़ के और साइबर क्राइम के मामले इसमें शामिल है। तो ये आंकड़ा, इस आंकड़ों आप क्या देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो ये क्राइम कम होता जा रहा है। और चूंकि इसमें जो अपहरण के मामले हैं, इसमें अगर आप देखेंगे जो ज्यादातर वो बच्चियां हैं जो चली जाती हैं, जो अंडर जो 18 की जो नाबालिग बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चे वो चले जाते हैं, तो उसमें किडनैपिंग में ही केस रजिस्टर करते हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो ऑफलाइन जो कि रेगुलर क्राइम है वो संख्या उसकी घटी है और साइबर क्राइम की संख्या बढ़ी है। और अब चूंकि डिजिटल वर्ल्ड में लोग काफी ज्यादा इन्वॉल्व हैं, सारे काम उनके, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे ऑनलाइन स्टडी हो, चाहे ऑनलाइन बुक रीडिंग हो, तो सारी चीजें अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है और लोग डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो जिस दुनिया में आप रहते हैं उसी दुनिया में क्राइम होते हैं। तो इसीलिए चूंकि अब लोगों का डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ा है, रुख तो उधर ही क्राइम हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया में 120 करोड़ सब्सक्राइबर है, जिसमें से लगभग 60 करोड़ के करीब लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। तो ये आप मान के चलिए एक बहुत बड़ी आबादी सोशल मीडिया डिजिटल वर्ल्ड में है। तो जब डिजिटल वर्ल्ड में इतनी बड़ी आबादी रहेगी तो साइबर फ्रॉड होने के भी खतरे उनके साथ उतने ही होंगे। और चूंकि आप अगर देखेंगे तो कुछ ट्रेंड नहीं है, जो यूजर्स है दे आर नॉट ट्रेंड। ये बेसिकली ट्रायल एंड एरर मेथड है, क्योंकि हम कभी जो गैजेट्स एंड टूल्स जो रेगुलरली अपग्रेड हो रहे हैं वो इतनी तेजी से अपग्रेड हो रहे हैं कि जो कॉमन यूजर है वो समझ ही नहीं पाता कि इसमें मुझे करना क्या, और कहीं ना कहीं फ्रॉड का शिकार हो जाता है। सर, कहीं ना कहीं जैसे डिजिटल क्रांति आ गई है, डिजिटल रिवोल्यूशन आ गया है, बड़े पैमाने पर डिजिटल चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसी स्तर पर इसकी सिक्योरिटी को लेकर के लगातार कार्रवाई चल रही है। सरकार ने काम किया, मैं बताता हूँ आपको सरकार ने क्या किया है। और ऑलरेडी इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स काफी काम कर रही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी काम कर रही है, I4C एक नोडल एजेंसी है इसमें जो कि पूरा काम कर रही है साइबर क्राइम को, जो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। तो ये एक ये कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ये नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही है। इन्होंने एक साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया 1930। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी व्यूअर्स से कहना चाहूंगा, 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है। जब भी आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है आप तत्काल कंप्लेंट करिए, क्योंकि अगर आपने 10 बजे कंप्लेंट की, 10 बजे आपके साथ फ्रॉड हुआ और आपने 10 बजे कंप्लेंट कर दी, तो अगले मान के चलिए 20-25 मिनट्स में बैक एंड पर इतनी मैकेनिज्म है कि वो सारे अकाउंट्स होल्ड और फ्री हो जाएंगे, जिसमें आपका पैसा गया तो पैसा वापस मिलने के चांसेज होंगे। तो एक तो 1930 है। दूसरा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। आप इस रिपोर्टिंग पोर्टल में, इसमें 3 तरह के क्राइम्स हैं। नंबर 1 क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, नंबर 2 फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड एंड नंबर 3 इज अदर साइबर फ्रॉड। तो इसमें आप इसमें भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपकी फेक प्रोफाइल बनाई है, फेक प्रोफाइल बनाकर वीडियो वायरल किया जा रहा है, तो इस तरह से आप इसमें भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के ऑलरेडी इसमें दिए हुए हैं प्लेटफॉर्म, तो उसमें आप www.cybercrime.gov.in नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, आप इसमें भी कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 7049124445। इस नंबर पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आप इंदौर के विक्टिम है तो। इसके अलावा आप देखेंगे I4C के द्वारा कुल मिलाकर लगभग 20 लाख म्यूल अकाउंट्स को पर कार्रवाई की गई है। म्यूल अकाउंट्स जो होते हैं, जो सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन, जिसमें 2000 करोड़ को स्टॉप कराया गया है। इसके अलावा I4C के द्वारा 84,000 व्हाट्सएप के जो अकाउंट्स हैं जो कि डिजिटल रेस्ट में यूज है, उन व्हाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक कराया गया है। स्काइप आईडी को लगभग 3800 स्काइप आईडी को ब्लॉक कराया गया है। 800 एप्स को ब्लॉक कराया गया है। 600 के करीब वेबसाइट्स को ब्लॉक कराया गया है। तो कहीं ना कहीं लगातार इसमें 8 लाख सिम को ब्लॉक कराया गया है, 2 लाख मोबाइल को भी ब्लॉक कराया गया है। ये लगातार काम चल रहा है। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी काम चल रहा है लगातार। अगर आपने देखा वो साइबर कमांडो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी रिसेंटली, जो अलग अलग स्टेट को देंगे, वो भी फाइट करेंगे साइबर क्राइम के लिए। तो ये अलग अलग, मन की बात में भी अगर आप देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी साइबर फ्रॉड के बारे में चिंता जाहिर की थी। तो सभी स्तर पर अवेयरनेस कैंपेन चल रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग पर हमारा काम चल रहा है, रिसोर्सेज को डेवलप किया जा रहा है। ये इवोल्यूशनरी स्टेज पे है, अभी पूरी तरह से इवोल्व नहीं हुआ है। अभी सारे प्रोसेस इवोल्यूशनरी स्टेज पे है, मैकेनिज्म डेवलप हो रही है, लोग डेवलप हो रहे हैं। और कैपेसिटी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो, और डेफिनेटली अब नए प्लानिंग्स में जो नए जो वो आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इसमें हर जिले में मध्य प्रदेश के साइबर थाना खुलेगा।
तो डेफिनेटली धीमे धीमे करके इसमें रिसोर्सेज की बिल्डिंग हो रही ये है। साइबर कमांडो की आपने बात की सर, इसको मैंने भी सुना था, हमने रिपोर्ट बनाई थी। तो ये साइबर कमांडो क्या रहेंगे, किस तरह ये से काम बेसिकली करेंगे? बिल्कुल ट्रेंड होंगे, स्किलफुल व्यक्ति होंगे, और वो साइबर जो कमांडो है ये हर स्टेट को, जिन जिन स्टेट को लगता है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, वो उनको मिलेंगे और वो लोग साइबर क्राइम पर बहुत अच्छे तरीके से तेजी से काम करेंगे। इसके अलावा एक और भूल गया था मैं, चूंकि साइबर क्राइम जो है वो ट्रांसनेशनल है। अब क्या है कि अब ये सारे तार इनके बाहर से जुड़ रहे हैं। जैसे मैं अभी यही बता दूं, मेरे डिजिटल अरेस्ट के केस में लाओस और हांगकांग तक लिंक मिल रही हैं, और आपके इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में कंबोडिया और लाओस, ये म्यांमार, यहाँ तक की लिंक मिल रही हैं। तो ट्रांसनेशनल होने की वजह से एक भारत पोल का भी निर्माण किया गया है। भारत पोल जो समथिंग लाइक, जो भारत पोल के माध्यम से जहां जहां हमारी कंट्री में जो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉपरेशन चाहिए, तो इंटरपोल के माध्यम से वो कॉपरेशन भी हमें मिल रहा है। तो एफर्ट्स सभी जगह, हर स्तर पर एफर्ट्स चल रहे हैं, और मुझे विश्वास है आने वाले समय में रिसोर्स आपको तेजी से देखने को सर मिलेंगे। क्या होता है कि गुड़गांव और जिस तरह के जो दूसरे शहर है देश के, उसमें फाइनेंशियल फ्रॉड काफी ज्यादा होते हैं। अब जो है कई सारी ऐसी फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनियां हैं जो फर्जी तरीके से इंदौर में भी लोगों को लूट रही है। एक ताजा एग्जांपल ऐसा है कि हमारे एक मित्र को सेबी ने जो है उनको एक सर्टिफिकेट जारी करना था, वो नहीं किया, ये कहकर कि इंदौर जो है फाइनेंशियल फ्रॉड का एक कैपिटल बनता जा रहा है। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ ऐसी एडवाइजरी कंपनियां हैं जो लोगों के साथ फ्रॉड करती हैं, बट अब पहले से काफी अच्छी स्थिति है, काफी एडवाइजरी कंपनियों पर कार्रवाई हुई है। और कोई भी व्यक्ति, देखिए ये डिपेंड आपको भी करना है कि आप अगर कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक मार्केट में जाते हो, आपका स्वयं का डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आप किसी भी कंपनी से अगर आप स्टॉक मार्केट की एडवाइजरी से एडवाइस लेते हो, तो एडवाइस ही लेना है आपको उसको अपना डीमैट अकाउंट नहीं देना है। लोग गलती करते हैं। इसके अलावा आप वेरीफाइड तो करेंगे ना किसी भी चीज को, चाहे वो कोई वेबसाइट हो या कोई कंपनी हो। कंपनी होगी तो www.sebi.gov.in, आप कोई भी अगर कंपनी होती है जो स्टॉक मार्केट की, आप उसमें आप ये देखिए उसकी उस लिस्ट में नाम है या नहीं, सेबी की लिस्ट में रजिस्ट्रेशन है या नहीं, इंटरमीडिएट लिस्ट में नाम है या नहीं उसका। और उसमें चूंकि अगर एडवाइजरी कंपनी है तो रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट भी होती है, तो वो पोस्ट है या नहीं, उनके पास NISM का सर्टिफिकेट है या नहीं, उसका डोमेन कब का है, कब की वेबसाइट, ये सारी चीजें हमें वेरिफिकेशन के बाद ही करना होगा। सर मुंबई में सबसे लंबा साइबर अरेस्ट का या फिर डिजिटल अरेस्ट का एक मामला आया। क्या ये संभव है कि किसी महिला को, किसी विक्टिम को जो है 2 महीने तक या 68 दिन तक या 60 दिन तक जो है डिजिटल अरेस्ट रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है। अभी अगर आपको मैं बताऊं तो रामकृष्ण मिशन के जो ग्वालियर में भी एक डिजिटल अरेस्ट का मामला आया है, 2,70,00,000 मतलब 2.25 करोड़ का मामला है। और वो मेरे बड़े परिचित हैं और मुझसे काफी बात होती रहती है। उनका फोन आया था कि ऐसा हो गया। मैंने कि उससे पहले मुझे फोन कर दे तो अच्छा रहता, ये तो डिजिटल अरेस्ट हो गया, तो फिर रिपोर्ट हुई इसमें। बिल्कुल संभव है। अभी कर्नाटक में एक फैमिली के साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ था, अभी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था। उसके साथ क्या हुआ कि लगभग 1 महीने से ऊपर का डिजिटल अरेस्ट रहा, 50 लाख रुपए भी दिए, और फिर दोनों पति पत्नी ने सुसाइड भी कर लिया। क्योंकि इसका नॉट केवल फिजिकल और सोशल इम्पैक्ट, पर इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, मेंटल इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा होता है। लोग इतनी परेशानी में, इतने पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं, क्योंकि डर होता है, डर आपको बहुत कमजोर कर देता है। तो उस भय में उसकी, और लंबे समय तक डिजिटल अरेस्ट में अगर आप चले जाते हो तो कहीं ना कहीं लोग सुसाइड भी करते हैं। और साइबर फ्रॉड में ऐसा नहीं है कि केवल आपका कुछ पैसा जाएगा, कुछ पैसे से लेकर के आपकी जीवन भी जा सकता है। तो इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, लोग सुसाइड भी करते हैं साइबर फ्रॉड में। तो डिजिटल अरेस्ट जैसा, चूंकि अब इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमें बताना भी होगा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता, ना नए कानून, ना पुराने कानून में, ना IT एक्ट में, ना मेजर एक्ट में, ना माइनर एक्ट में किसी प्रकार का कोई भी डिजिटल अरेस्ट नाम का टर्मिनोलॉजी है नहीं। ये इन्वेंट की है साइबर फ्रॉडस्टर के द्वारा। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी केवल और केवल आपको फिजिकल अरेस्ट करती है, डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी शब्द नहीं है। सर आप क्राइम के भी केस डील करते हैं, आजकल जो साइबर क्राइम के केस डील कर रहे हैं, दोनों में भूमिका कितनी चुनौती भरी है, कितना दोनों में अंतर पाते हैं आप? देखिए, मैंने अपने जो लाइफ में 20 साल तक इन्हीं सब पर काम किया। ऑर्गेनाइज क्राइम पर, वेपन्स पे अगर आप बात करेंगे तो सिकलीकर्स जो है अपने आसपास के जिलों में वो काफी ज्यादा वेपन्स बनाते हैं, और भी कई अपने स्टेट के बॉर्डर में भी तो काफी काम किया उन पे। ड्रग्स पे भी काफी काम किया, तो ड्रग्स से पकड़ा। लेकिन मैंने जो साइबर फ्रॉड को देखा है, वो मैंने पाया है कि सबसे ऑर्गेनाइज क्राइम यही है। अच्छा। आज आप किसी भी गैंग को पकड़ते हो, बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप देखें तो एक डिजिटल अरेस्ट में 1,60,00,000 रुपए का डिजिटल अरेस्ट हुआ है इंदौर में। उसमें हम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कल भी जिसमें एक आरोपी पकड़ा है, उसमें वो 17th आरोपी है, 17वां आरोपी है। हमने ऑल ओवर इंडिया की अलग अलग स्टेट से इन आरोपियों को पकड़ा है। 17वां आरोपी है, और अभी भी हम बहुत ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये ओनियन की तरह है, प्याज के छिलकों की तरह है। हाँ, निकलता ही चला जा रहा है। अब इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर कौन है, तो कहीं ना कहीं, और अब हमें लगता है कि अब ट्रांसनेशनल हो गया ये, अब इसकी लिंकेज लाओस और दुबई में मिल रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ये सबसे चैलेंजिंग मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ क्राइम की अगर माने तो ये मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ क्राइम है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसको पकड़ना एक बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज इसलिए काफी इंटरेस्टिंग भी रहता है, एडवेंचरस भी है। कैसे अगर एक पता चलता है कि किसी शख्स के साथ में जो है फ्रॉड हुआ है, फिर आपकी कार्रवाई कैसे? देखिए इसमें थ्री वे एविडेंसेज होते हैं इसमें ऑलरेडी, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज ही रहते हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से क्राइम हुआ है, आप उससे मिले भी नहीं हैं, तो 3 तरह से होता है। एक तो आपका कम्युनिकेशन कैसे हुआ, आपने बात कैसे की है, लिंक के जरिए, किसी वेबसाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन हुआ, मोबाइल से बात हुआ है, व्हाट्सएप से बात हुआ है, कोई इंटरनेट जनरेटेड कॉल से बात हुई है, आप स्काइप आईडी से बात हुई है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, फेसबुक इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इस पर हम करते हैं। तो हम लिंक से चले जाते हैं, ये कहाँ की लिंक आई है, नेट कौन सा यूज हुआ है, वो एक इन्वेस्टिगेशन होता है। फिर फ्रॉड होता है तो निश्चित रूप से उसका एक उद्देश्य होता है, इंटेंशन। क्राइम में बिना इंटेंशन के तो हो ही नहीं सकता, तो इंटेंशन क्या है उसमें, पैसा कमाना, तो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ होगा। तो मीन्स ऑफ ट्रांजैक्शन, मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, किस में गए हैं, बैंक अकाउंट में गए हैं, किसी डिजिटल वॉलेट में गए हैं, तो ये सारी चीजें हम फिर एक एंगल ये होता है, तो बैंक अकाउंट किसका है, किस अकाउंट से किस में गया है, फिर कहाँ से, फिर को पता चला कि BNC ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हो गया है, फिर कन्वर्ट हो गया, फिर उसका बाहर की कंट्री में ट्रांसफर हो गया है, तो फिर ब्लॉकचेन के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, दूसरा पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट होता है सीसीटीवी फुटेज। आप अगर देखेंगे तो कई बार पैसा ATM से निकाल लिया जाता है, तो ATM के सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं आपसे। NCRP का जो मैंने पोर्टल बताया था, वहां पे भी ये सुविधा उपलब्ध है, आपको फुटेज वहां से ही मिल सकते हैं, संबंधित बैंक से ही मिल सकते हैं। कहीं कोई अकाउंट खुलवाने आया हो तो उसको अगर आपको चेहरा देखना है, फिर तो कहीं ना कहीं आपको ये सीसीटीवी फुटेज भी इन्वेस्टिगेशन में मदद करते हैं, इनके माध्यम से हम लोग आरोपी तक पहुंचते हैं। सर बहुत इंटेलिजेंसी के साथ में काम किया जा रहा है। जैसे अभी हाल ही मैंने देखा इंदौर में कि एक बुजुर्ग को के साथ फ्रॉड हुआ, और वो बैंक मैनेजर ने जब पता चला कि ट्रांजेक्शन बड़े पैमाने पर हो रहा है, जब उनसे कहा गया कि ये फ्रॉड हो रहा है, आप ट्रांजेक्शन मत कीजिए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये फ्रॉड है। वो कह रहे कि नहीं, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये कितना इंटेलिजेंट तरीके से। उसके बाद फिर मैं पहुंचा था, बैंक मैनेजर का मेरे पास फोन आया था, मैं भी उनको समझाने गया, तो उन्होंने बोला कि 1 दिन का मुझे समय दे दीजिए। तो मैंने ठीक है, मैंने कि आपको 1 दिन का समय देता हूँ, पर आप भी मुझे प्रॉमिस कीजिए कि 1 रुपया नहीं खर्च करेंगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, अब पैसा नहीं दूंगा, जितना दे चुका हूँ उतना दे चुका हूँ। उसके बाद अगले दिन उनका फोन आया, सर आप सही थे, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, 1,68,70,00,000 का फ्रॉड हुआ था। क्या हुआ सर उस मामले में? फिर उसका इन्वेस्टमेंट फ्रॉड था, उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अलग अलग अकाउंट में पैसा गया है, 2 महीने से वो उसमें फ्रॉड में फंसे हुए थे। तो वी आर डूइंग अवर इन्वेस्टिगेशन, जल्दी उसमें भी आरोपी पकड़े जाएंगे। कोई ऐसा केस जो आपने, आपकी टीम ने सॉल्व किया हो, जो बड़ा दिलचस्प हो अभी तक के आपके करियर में, और जो बड़ा पेचीदा हो? देखिए एक केस तो डिजिटल अरेस्ट का था, 46 लाख का एक महिला के सीनियर सिटीजन के साथ हुआ था, जिसमें जो मदरसे के अकाउंट में पैसा गया था, यूपी के, जहां से हमने दोनों पिता पुत्र को, आरोपी को पकड़ा था। कॉर्पोरेट अकाउंट था, मदरसे के अकाउंट में पैसा गया था 40 लाख। तो एक तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर उसके बाद हमने एक कॉल, उसमें डार्क रूम पकड़ा इसी केस में, दिल्ली से, पटेल नगर से। तो उस कमरे में वो कॉलर पकड़ा था, जो कॉलर, उसके पास लगभग 2 लाख से अधिक सीनियर सिटीजन्स का पूरा डाटा था उनके पास, और वो कॉल करते थे, हम ये बोल रहे हैं, इंपर्सनेशन की कॉल भी करते थे। इंपर्सनेशन कहते आपका लड़का 3 लड़कों के साथ रेप के केस से पकड़ा गया है। तो कई तरीके के इस कॉल सेंटर में कॉल्स किए जाते थे। तो बिल्कुल ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसकी लिंक भी काफी आगे तक जा रही है, संभवतः ये भी दुबई तक ही इसकी लिंक जा रही है। सर ये जो फ्रॉड होते हैं सारे मोबाइल के थ्रू होते हैं या इंटरनेट के थ्रू होते हैं, क्या उसी स्तर पे, तकनीकी स्तर पे किसी तरह की कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, कोई तकनीक नहीं है कि उसको वहीं पर रोका जाए, कि ये पता चल जाए कि देखिए सबसे पहले तो ये जो कॉल है ये फ्रॉडी है, या कई कंपनियां इसमें सस्पेक्टेड स्पैम कॉल, कई कंपनियां, अगर आपने देखा होगा एयरटेल में या कई कंपनियां ऐसी हैं जो इसको देती, लेकिन उसको कैसे आइडेंटिफाइड करोगे आप? अगर मैं अपने मोबाइल से फ्रॉड कर रहा हूं अगर, तो कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं होगी? तो इसलिए एक पोर्टल है, चक्षु पोर्टल। अच्छा, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। एक चक्षु पोर्टल है, www.sancharsaathi.gov.in, जो संचार साथी, जो ट्राई की एक वेबसाइट है, इसमें आप जाएंगे तो एक चक्षु पोर्टल है। उस पोर्टल में क्या है, कोई भी ऐसा नंबर या कोई भी ऐसी लिंक, कोई भी ऐसा URL जो आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, फ्रॉड हुआ नहीं है, तो उसकी आप अगर रिपोर्ट करेंगे उस पोर्टल में, तो वो जो डाटाबेस बनेगा उससे वो टेलीकॉम कंपनियों को भेजा जाता है फ्रॉडस्टर, तभी फिर वहां से वो सस्पेक्टेड कॉल। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि हमारी भी एक जिम्मेदारी है, हमारे साथ अगर फ्रॉड नहीं होता है तो हम ठीक है, इट्स ओके, बट हम भी उस नंबर की रिपोर्ट करें, हम भी एक पार्टिसिपेट करें इस अवेयरनेस कैंपेन में। तो एक चक्षु पोर्टल है। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके साथ फ्रॉड
हो गया है तो 1930 पे कंप्लेंट करनी है, और नहीं हुआ है तो आप चक्षु पोर्टल पर कंप्लेंट करेंगे तो वो एक डाटाबेस बनेगा कि सस्पेक्टेड है, तो वो कहीं ना कहीं उस पर ब्लॉक होते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था इस पॉडकास्ट के कि 2 लाख मोबाइल ब्लॉक किए गए और 8 लाख सिम ब्लॉक किए गए जस्ट बिकॉज ऑफ दीज इन्फॉर्मेशन। जो आप लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, आप लोग और एक्टिव होंगे तो निश्चित रूप से और भी अच्छी बड़ी तादाद में इन सस्पेक्टेड नंबर और लिंकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सिम, जैसे आपने कहा कि व्हाट्सएप का सारा व्हाट्सएप अपने ब्लॉक किया जो कि फ्रॉड के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन सिम भी आजकल बड़े अफरात में जो है सिम लोग खरीद रहे हैं। एक आदमी का ये सारा, मैंने बताया ना 8 लाख सिमें उन्होंने ब्लॉक कराई हैं। इसको लेकर के लगातार मुहिम चल रही है। अभी हमने एक एजेंट को पकड़ा था टेलीकॉम कंपनी के, और उस पे जो टेलीकॉम नेटवर्क कंपनियां होती हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां, तो उसमें पकड़ा था हमने, शिवनी से पकड़ा था। उससे 500 सिमें उसने सिमें लेके पंजाब के माध्यम से लाओस भिजवा दी थी, तो उसको वो अभी भी जेल में है। कर रहे, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, बट एज आई सेड अभी रिसोर्सेज और अभी रिसोर्सेज में काफ़ी अभी इवॉल्विंग सिस्टम है, इवॉल्व हुआ नहीं है। फ्रॉड जितनी तेजी से हो रहा है, फ्रॉड की घटना जितनी होती है, उतने मैन पावर, इतने रिसोर्सेज नहीं है। फिर भी वी आर डूइंग आवर बेस्ट, और पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में रिसोर्सेज भी बेहतर डेवलप हो जाएंगे। इंदौर में पिछले कुछ दिनों में ड्रग का जो केसेस हुए बड़ा, आपने खुद ने कई कार्रवाई की है, लेकिन पिछले दिनों में खुद भी जब रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं क्राइम की खबरें करता हूँ, तो पता चल रहा है कि ड्रग का जो पेडलिंग का काम है जो वो बड़े देखिए, अगर आप देखिए जब किसी चीज को आप पकड़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा अरे इतना हो रहा है। हमारी 2 ही प्रायोरिटी है कमिश्नर साहब के द्वारा, इंदौर पुलिस कमिश्नर साहब ने 2 ही प्रायोरिटी बताई है क्राइम ब्रांच की। 1 इज ड्रग्स एंड 2nd इज साइबर फ्रॉड। हम लोग केवल 2 ही एंगल पे काम कर रहे हैं, क्राइम ब्रांच साइबर फ्रॉड पर और ड्रग्स पर। हम लगातार ड्रग्स, एमडी, अभी आपने देखा होगा 4 दिन पहले हमने एक डग बड़ौद से एक जो प्रतापगढ़ से आरोपी उठाया था। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, 10,000 के नामी भी था। लगातार हम पकड़ रहे हैं ड्रग्स को, उसकी चेन कौन सी है, चेन तक पहुंच रहे हैं, कहाँ से आ रहा है। इसमें एक अच्छी कार्रवाई चल रही है। इसमें काफी संगठित रूप से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि साइबर सिक्योरिटी या साइबर की जो फ्रॉड होते हैं, जो उसको कंट्रोल करने में जो ट्रेडिशनल क्राइम है, उसकी तरफ से पुलिस का फोकस थोड़ा सा कम नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि ट्रेडिशनल क्राइम काफी कम हो गया है। अच्छा, अगर आप देखेंगे ट्रेडिशनल क्राइम में अब चेन स्नैचिंग की घटनाएं यदा कदा होती है, वरना पहले तो काफी मतलब कॉमन था, लेकिन यदा कदा होती है। आप देखेंगे लूट की घटनाएं यदा कदा होती है, और डकैती होती थी पहले, यदा कदा होती है। किडनैपिंग होती थी, जो किडनैपिंग में एक्चुअल किडनैपिंग की बात कर रहा हूं, तो अब डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो वास्तविक दुनिया का जो ऑनग्राउंड ऑफलाइन फ्रॉड है, ऑफलाइन कंप्लेंट्स में थोड़ा सा कमी आएगी, और डिजिटल फ्रॉड बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे, क्योंकि सारी चीजें हमारी डिजिटलाइज होने वाली हैं, हो ही रही हैं, तो ये बढ़ती रहेंगी। अब उस रेशियो में हम कैसे मैच कर पाएंगे, कैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी मैच कर पाएंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट एआई जनरेटेड स्कैम होने वाले हैं। मतलब जो शुरुआत हो गई है डीप फेक, डीप न्यूड और वॉइस मॉड्यूलेशन, तो 2025-26 बड़ा चैलेंजिंग रहेगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए कि इस तरह से कैसे इस पर काम करेंगे, कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी तो कैसे इसको एड्रेस करेंगे। सर, केस सॉल्व करने के दौरान जो है इंदौर जो है राजनीति का एक बड़ा गढ़ भी है, कई सारी पॉलिटिकल चीजें होती है। हाल ही में कुछ दिनों में जो है कई तरह के पॉलिटिकल संगठनों के बीच में वाद विवाद हुए हैं, हिंसाएं हुई है। इसको लेकर के पुलिस के ऊपर किस तरह का कोई दबाव होता है? नहीं, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता। पुलिस बड़े इम्पार्शियल ढंग से काम करती है, और इम्पोर्टेंट ये है कि इस तरह की जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो उसमें लगातार जहां कार्रवाई बनती है वहां स्ट्रॉन्ग कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई की जाती है, और जहां कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाता है वहां कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाता है। ऊपर पक्षपात के आरोप लगते रहे सर लगातार। देखिए, ये एक पार्ट है उनका, जो कि हम लोग इम्पार्शियली कार्रवाई, देखिए पुलिस में हमेशा से आप एक सपोज करो 2 लोगों में झगड़ा हुआ, एक ने मारपीट कर दी, तो एक व्यक्ति को दूसरे को पकड़ा जाएगा, एक के खिलाफ कार्रवाई होगी, एक कार्रवाई कराएगा। तो कार्रवाई कराने वाला तो संतुष्ट है, लेकिन जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी वो शिकायत करेगा। तो एक पक्ष पीड़ित होता है, एक पक्ष आरोपी होता है। तो जब आरोपित पक्ष होता है तो कोई भी आरोप लगा सकता है। पिछले कुछ दिनों में जो है पुलिस के साथ में मारपीट की घटनाएं हुई है, कुछ झुमाझटकी हुई है, आम लोगों ने की है। तो आप क्या सोचते हैं सर कि पुलिस का खौफ पहले से बढ़ा है या कम हुआ है? देखिए, पुलिस का खौफ तो केवल अपराधियों पे होना चाहिए, आम जन पर नहीं होना चाहिए, जिसमें कि निश्चित रूप से पुलिस बहुत बेहतर काम कर रही है। कुछ एक घटनाएं हुई हैं, पर अगर आप देखेंगे तो वो भीड़, कई बार एक्सीडेंट के समय कोई आदमी भागा तो उसने धक्का दे दिया, इस तरह की कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई। एक जरूर ये जो वकीलों के साथ एक विवाद हुआ था उसमें एक भी घटना हुई थी। तो ये कुछ घटनाएं हुई है जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया है, और भी कई इस तरह की घटनाएं उसमें काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया है।
मैसेज देने के लिए, और उसमें FIR भी रजिस्टर की गई है और उसमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया क्या है। पुलिस ने अपने पैटर्न को चेंज किया है लोगों के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल होने के लिए, या मतलब क्या खूब? नहीं, देखिए, पुलिस का खौफ आम जनता पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनको फ्रेंडली होना चाहिए और आरोपियों पर उनका खौफ होना चाहिए, जो कि है। लगातार कॉम्बिंग गश्त के माध्यम से भी लगातार आरोपियों को पकड़ा जा रहा है, क्योंकि धरपकड़ ज्यादा होती है, कार्रवाइयां ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की कुछ कभी कभार ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिनको भी सख्ती से निपटा जाता है। सर, आपने कमिश्नरी जो सिस्टम लागू हुआ था उसके पहले भी काम किया है, अलग अलग जगह आपकी पोस्टिंग रही है, और उसके बाद कमिश्नरी लागू होने के बाद आप यहाँ भी काम करें, तो दोनों में क्या फर्क है? आपकी भूमिका किस तरह से? देखिए, दोनों में काफी जवाबदेही बढ़ी है जी, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है और सुपरविजन भी काफी क्लोज माइन्यूट सुपरविजन हुआ है। पहले अगर देखें तो क्राइम ब्रांच में एडिशनल एसपी सब कुछ होता था, लेकिन एडिशनल डीसीपी के ऊपर भी डीसीपी और डीसीपी के ऊपर भी एडिशनल सीपी है, तो क्लोज मॉनिटरिंग हुई है, क्लोज सुपरविजन हुआ है, और कहीं ना कहीं उसको क्राइम को कंट्रोल करने में मदद भी मिल रही है, स्पेशली प्रिवेंटिव पार्ट में। प्रिवेंटिव जो पार्ट है, जो कोर्ट्स बनी है जिसमें खुद ही आप प्रिवेंटिव सेक्शंस के माध्यम से कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो इससे काफी हमारा इंटेंसिव सुपरविजन हुआ है। पुलिस की भूमिका जो है मजबूत, यस, मॉनिटरिंग इंटेंसिव बिल्कुल मजबूत है। सर, इंदौर को लेकर के आप क्या सोच, आपने काफी समय से आप इंदौर में सेवा दे रहे हैं, तो इंदौर शहर को लेकर के, इंदौर के लोगों को लेकर के आप किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे शहर को? देखिए, इंदौर सबसे अच्छा शहर है, ये मेरी तीसरी पोस्टिंग है। अगर फील्ड की बात करूं, CSP परदेसीपुरा रहा मैं, एडिशनल SP क्राइम ब्रांच इंदौर रहा, फिर एडिशनल DCP क्राइम ब्रांच इंदौर हूं, और एक बार SP रेडियो भी रहा हूं। अच्छा। तो इंदौर मैं समझता हूं सबसे बेहतर है, और इंदौर के लोग बहुत अच्छे हैं, लोग काफी लोग कोऑपरेटिव लोग हैं, काफी अच्छा, मतलब अगर आप देखेंगे तो पुलिसिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है इंदौर, और लोग काफी कोऑपरेटिव है और एजुकेटेड सोसाइटी है, तो एक पुलिसिंग का मजा आता है। मुझे बार बार चैलेंजिंग काम मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ चैलेंजिंग क्राइम ब्रांच काफी चैलेंजिंग होता है, और चैलेंजिंग वर्क आते हैं, चैलेंजिंग केसेज आते हैं। इंदौर बड़ा शहर है, लगातार डेवलप हो रहा है, दिन ब दिन डेवलप होता चला जा रहा है, और डेवलपमेंट के काफी ज्यादा मतलब प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से मैं इंदौर की जितनी भी तारीफ करूँ कम है। मतलब आई लव इंदौर। चाहे ट्रेडिशनल क्राइम हो, चाहे साइबर क्राइम हो, कोई एक बात एज ए कॉप मैन की आप कहना चाहेंगे लोगों की, वो एक बात ध्यान में रखे कि वो किसी अपराधी का शिकार ना हो? देखिए, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, लालच में कभी ना आए। पहले ऑफलाइन वर्ल्ड में अगर आपने देखा होगा तो चिटफंड कंपनियां थी, दुगने करने के चक्कर में ऑफिस बनाती थी, 3, 4, 5 महीने 6 महीने काम किया और रातों रात ऑफिस समेट के फरार हो जाती थी। उसी का डिजिटल वर्जन आ गया है। इन्वेस्टमेंट कंपनियां, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है। ये वही चिटफंड कंपनियां हैं जो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गई हैं, तो लालच कभी नहीं करना है। देयर इज नथिंग फ्री और इजी मनी इन द वर्ल्ड। आपको अर्न करना होता है, कोई भी ऐसी मैकेनिज्म नहीं है कि आज अगर मैं 1 लाख रुपए दूं तो अगले दिन से 1% मुझे प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए, ये ऐसा कभी नहीं होता है। तो ल्यूक्रेटिव ऑफर से बचें। हर अज्ञात और अनजान को संदेह की दृष्टि से देखें, चाहे वो अननोन कॉलर हो, चाहे वो अननोन नंबर हो। मैं पॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं। रात के 1 बजे हुए हैं, घर के बाहर 4 लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं, नॉक कर रहे हैं तेजी से। आपने घर के CCTV फुटेज में देखा, उन 4 लड़कों को आप जानते नहीं हो, क्या आप दरवाजा खोलेंगे? आंसर है नहीं, क्योंकि आप उनको जानते नहीं है। जो ऑफलाइन वर्ल्ड में काम करते हैं वही ऑनलाइन वर्ल्ड में करना है। वो अज्ञात 4 लोग हैं, एक अज्ञात नंबर है, एक अज्ञात लिंक है, एक अज्ञात वेबसाइट है, और एक अज्ञात APK फाइल है। तो जब अनजान और अज्ञात को हम रियल लाइफ में भी एंटरटेन नहीं करते, तो हम डिजिटल वर्ल्ड में क्यों एंटरटेन करते हैं? रिमेंबर, हर अज्ञात और अनजान को संदेह की दृष्टि से देखें। जैसे ही आपने संदेह किया तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन के मोड में चला जाएगा, और जब वेरिफिकेशन के मोड में जाएगा तो आप वेरीफाइड कर ही लेंगे कि आपके साथ फ्रॉड ना होने पाए। 1930 आपको याद रखना है। कभी भी अगर फ्रॉड होता है तत्काल 1930 डायल करना है। इन सभी तमाम सवालों के अलावा इधर मैं कुछ थोड़ा सा पर्सनल होकर के आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहूंगा सर। ये रैपिड फायर एक तरीके से आप समझ लीजिए, रैपिड फायर जितने भी कर सकते हो कर लो। राइट सर। अगर आप पुलिस ऑफिसर नहीं होते तो फिर आप क्या होते हैं? क्रिकेटर में सर क्या मतलब, बॉलिंग, बैटिंग या कोच होता अगर एज के हिसाब से? राइट। तो मतलब क्रिकेट आप देखते हैं और आपको पसंद? क्रिकेट मैंने पहले क्रिकेटर ही बनना चाहता था। अभी भी खेलते हैं सर क्रिकेट? अभी भी खेलता हूँ। अच्छा। संडे को मैंने सुना है कि आप जब मौका मिल जाए, महीने 2 महीने में तब चला जाता हूँ खेलने।
आपकी अब तक की सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है? आजकल बॉलीवुड जो है कई मतलब कॉप बेस्ड जो है फिल्में बनाता है, जिसमें जैसे आपने देखा सिंघम, दबंग और इस तरह की फिल्में, तो आप इस तरह की फिल्में देखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं या वो वाकई? सिंड्रेला लिस्ट मेरी बहुत अच्छी मूवी थी। सिंड्रेला लिस्ट सिंड्रेला लिस्ट सबसे अच्छी मूवी थी। right. पर और भी कई मूवी है, मतलब एक मूवी तो शशांक रिडेम्पशन भी बहुत अच्छी मूवी थी। मूवीज तो बहुत है, मतलब इट कैन नॉट बी से, बट इन दोनों को रख सकते ये जो पुलिस जो की कहानियों पर जो आधारित होती है, इन फिल्मों को नहीं देखते आप या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो मतलब कोई भी फिल्म आ जाए उसमें ओवरऑल, मतलब मैं स्पेसिफिकली नहीं देखता हूँ, बट जो चूंकि आपने पूछा कि कौन सी मूवी मुझे पसंद है, तो मैंने बताया। तो फिल्मों में जो पुलिस की भूमिका होती है, जो रोल होते हैं वो, और जो रियल लाइफ की पुलिस होती है, उसमें कोई अंतर या कुछ? ज्यादा अंतर तो नहीं होता, बस ये है कि एक व्यक्ति 50 लोगों को नहीं मार सकता और ट्रेन में कूद के और जो स्टंट दिखाए जाते हैं वो नहीं होते। बाकी तो सब सेम ही होता है कि इसको इन्वेस्टिगेशन, थोड़ा सा वो इन्वेस्टिगेशन जल्दी कर लेते हैं, हम लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। बॉडी बिल्डर भी होते हैं? हाँ, बॉडी बिल्डर भी होते हैं, वो 50 लोगों को इकट्ठे मार सकते हैं, वो बॉम्ब से भी बच सकते हैं। जी सर। उनको गोली लग जाती है तब भी वो ऐसे निकाल के और फिर फाइट करने लगते हैं। एक दिन के लिए आपको कोई सुपर पावर मिलता है? सुपर पावर मतलब एक तरीके से सुपर पावर समझ लीजिए कि वो होता है, तो आप क्या पहला काम जो आप करना चाहेंगे? ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, इसीलिए तो सवाल है सर। मैं एलन मस्क की जगह लेना चाहूंगा। अच्छा। एलन मस्क कितना इनोवेटिव है, आप देखिए ना, उसकी स्पेसएक्स जो कंपनी थी 2004 में 5 में उसने पहला वो किया, एयरक्राफ्ट किया था। पहला ऑपरेशन फेल हुआ, फिर दूसरा किया, दूसरा फेल हुआ, फिर तीसरा किया, तीसरा फेल हुआ। फिर एक इंटरव्यू था, उसमें उसने पूछा उसने कि आप वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका आपको नहीं करना चाहिए, अब ये हमें अमेरिकन को अच्छा नहीं लग रहा है और ये वो, और उसको काफ़ी ह्यूमिलिएट किया गया था। तब उसने, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे हल्के से, उसने बोला 4th टाइम भी मैं यही करूँगा, और 4th टाइम उसने किया तो, और 4th टाइम वो सक्सेस हुआ। तो परसेवरेंस जो होती है, जो डेडिकेशन है, वो उसके अंदर कितना, उसका एक बड़ा डायलॉग जो आपको बताता हूँ मैं, इसका एक बड़ा मुझे अच्छा लगा। उसका ये कहना था, लोगों के जन्मदिन होते हैं, जो बर्थडे होते हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं, पैसे उधार लेते हैं और पार्टी देते हैं, अगले दिन पड़े रहते हैं बियर पी के। लेकिन जिस दिन मेरा बर्थडे होता है उस दिन मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ, मैं, क्योंकि मेरे अचीवमेंट्स ही मेरी वो सक्सेस, जो मेरी अचीवमेंट थी, मेरा सेलिब्रेशन है। राइट। उसका तो मैं उसकी हार्डवर्क जो कैपेसिटी है और जो विजन है उसका और उसका डेडिकेशन है, किसी चीज के पीछे पड़ना, ये मैं उससे बड़ा हाईलाइट होता हूँ। लेकिन अब तो पॉलिटिशियन हो गए, ट्रम्प के साथ आ गए हैं, तो मैं पहले की बात कर रहा था, अब तो अलग बात है। आपको चाय पसंद है या कॉफी पसंद है? कॉफी। अभी मत पूछना क्यों, पसंद है ब्लैक कॉफी। राइट सर, ठीक। कभी कॉलेज या स्कूल में गलती करने पर पकड़ा गए आप कभी? हमेशा ही पकड़ा गया हूँ मैं। अच्छा, मतलब आपने कभी छुपा नहीं सकता था कभी आप पुलिस की भूमिका में, आप इसी की सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कभी आपको फील आया है कि यार ये काम मैंने जो है गलत किया है स्कूल में, कॉलेज में? गलत तो नहीं किया, जैसे पढ़ते नहीं थे तो उस समय ये सब चीजें चलती थी, झगड़े हो जाते थे, पर पकड़ जाता था मैं। मतलब मैं बहुत ज्यादा हाइड नहीं कर पाता हूँ चीजों को। सर, दिन भर का क्या शेड्यूल है? आप किस तरह से दिन काम के अलावा जो है आपकी पर्सनल लाइफ? देखिए, सबसे सुबह मैं उठता हूँ, वाइफ और बच्चों के साथ चाय पीता हूँ। एक बच्चा है 6 साल का और वाइफ BDSP है, तो वो RAPTC में है, तो एक चाय पीता हूँ। चाय पीने के बाद तुरंत निकलता हूँ। हाँ, और सुबह मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी किसी स्कूल की असेंबली में या कहीं जाके एक सेशन कंप्लीट करूँ, इससे पहले 11 बजे से वर्किंग चालू हो। तो कोशिश करता हूँ सेशन लूँ या पॉडकास्ट कर लूँ, जिससे कम से कम कुछ लोगों तक वो बातें पहुँचे तो वो अवेयर रहें। उसके बाद ऑफिस जाना है, ऑफिस में लोगों से मिलना है, विक्टिम से मिलना है, दिन भर इन्वेस्टिगेशन, फिर इवनिंग में सोचता हूँ कोई भी एक सेशन कर लूँ। और चूंकि मैं इंदौर पुलिस कमिश्नरेट का प्रेस प्रवक्ता भी हूँ, मैं प्रेस ब्रीफ करता हूँ, तो 1 से 2 बजे तक मैं प्रेस को ही ब्रीफ करता हूँ। तो इस तरह से रूटीन, अगर और कोई ड्यूटी ना आए, कोई जैसे कोई VIP विजिट हो या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, तो इस तरह से मेरा रहता है। और शाम को जाके अगर सही समय पर पहुंच जाऊँ 9 बजे, तो एक आध जो सेकंड इनिंग IPL की देख लेता हूँ। अच्छा सर, क्रिकेट तो मेरा फेवरेट गेम है। इन तमाम जागरूकता, अवेयरनेस वाली सब बातें बताने के लिए, वेब दुनिया में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू नवीन भाई, थैंक यू वेरी मच।